अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसके सब डिवीजन में जाएं तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज़म्स ऑफ एएम ड्रग्स में आता है। अब सबसे पहले हम बात करें कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि ये कोई भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होती है, ठीक, या इनको हम ड्रग्स भी नॉर्मली कहते होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसको हम किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते होते हैं, ठीक। फिर अब इसकी एंटीबायोटिक्स के आगे डिफरेंट क्लासेस होती हैं। कुछ हमारे पास जो होते हैं वो सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होंगे। इस तरह इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगी। अब एंटीबायोटिक्स शुरू में तो ये होता था कि जब एंटीबायोटिक्स को हम किसी भी इन्फेक्शन के लिए या डिज़ीज़ के लिए जब हम यूज़ करते थे तो वो इफ़ेक्टिव होता था और जो इंसान था वो ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल ये होता है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं होता, ठीक। तो इसकी वजह क्या है कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़, सही। अब ये रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुई है, इसके फिर आगे अगेन डिफरेंट रीजंस हैं। कि सबसे पहला तो ये है कि हम छोटी सी कोई हमें इन्फेक्शन या डिजीज़ होता नहीं है या छोटा सा मसला होता नहीं है तो हम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक। वो जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होगा उसने अपने आप को पावरफुल कर लिया है, यानी अब उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस सारे को हम रेजिस्टेंस कहते होते हैं, ठीक, सही हो गया। यानी कि ओरिजिनली बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो था, एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ वो सेंसिटिव था, लेकिन आजकल वो रेजिस्टेंस है, ठीक। एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, एंटी फंगल्स, एंटी वायरल्स, एंटी मलेरियल्स, उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब ये जो रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो आए हैं हमारे पास, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक। अब ये होता किस वजह से है कि जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ जब एंटी माइक्रोबियल ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो जो जो रेजिस्टेंस के ट्रेट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। अब ये जो एबिलिटी होती है ना, ड्रग रेजिस्टेंस एबिलिटी, ये बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। ट्रांसफ़र हो सकती है जैसे हम बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, ठीक। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब है टाइप्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्वायर्ड। इंट्रिंसिक को नॉर्मल हम लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो बाय बर्थ होता है, ठीक, यानी कि जब से बैक्टीरिया बना है बाय बर्थ ही उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस शो कर सकता है। जैसे अब माइकोप्लाज्मा स्पीशीज़ की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें ये होता है कि उनकी रेजिस्टेंस होती है टूवर्ड्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि जो ये बेसिकली सेल वॉल इनहिबिटर्स होती हैं। जब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है ही नहीं तो वो किसको फिर इनहिबिट करेंगे, ठीक। इस वजह से ये इसको हम इंट्रिंसिक एबिलिटी कहते हैं बैक्टीरिया की टू शो रेजिस्टेंस। दूसरी टाइप है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बैक्टीरिया है उसको एडॉप्ट करेगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया खुद में म्यूटेशंस लेके आएगा या जो डिफरेंट जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन या कंजुगेशन, उसके थ्रू जब बैक्टीरिया अपने अंदर ये एबिलिटी लेके आएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एबिलिटी, तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है कि जो रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, अगर हम कहें कि वो हमारे पास नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे वो जाके दूसरी जो बैक्टीरिया होगा उसके ऊपर उनका एक्शन होगा, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस खुद कर रहा है उसके ऊपर नहीं होगा, सही हो गया। और फिर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है उसके अंदर अपना प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म होता है ताकि जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके अपने ऊपर ही एक्ट ना करें। जो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है इसको हम इनेट रेजिस्टेंस भी कहते होते हैं, ठीक। अब जैसे पीछे मैंने माइकोप्लाज्मा की बात की तो उसमें उसका वो स्ट्रक्चर था वही ऐसा था ना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका फंक्शन कुछ ऐसा हो, उसकी फंक्शनल फीचर्स ऐसे हों जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस शो कर रहा हो, वो उसकी टॉलरेंस हो टूवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक। अब इसको जो ये टॉलरेंस सी होती है टूवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल्स, जिसको हम इनसेंसिटिविटी कहते होते हैं, सही।
अब ये जो नेचुरल इनसेंसिटिविटी होती है जो यानी कि कुदरती तौर पे होगी, वो किस वजह से होती है? या तो ये होगा कि जो अफिनिटी होती है ड्रग की बैक्टीरियल टारगेट के लिए वही ना हो, यानी कि जो अफिनिटी होती है ना, बेसिकली इसको हम स्ट्रेंथ कहते होते हैं, जिसके थ्रू एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ बाइंड करती है। जैसे यहाँ पे ड्रग है तो ड्रग अपने टारगेट के साथ जो बाइंड करती है ना, जिस स्ट्रेंथ के साथ, उसको हम अफिनिटी कहते होते हैं। सही, तो अब इधर क्या होगा कि जो ड्रग होगी उसकी अफिनिटी नहीं होगी कि वो अपने टारगेट के साथ बाइंड करे। या दूसरी इनसेंसिटिविटी इस वजह से हो सकती है कि जो ड्रग है वो बैक्टीरियल सेल में जा ही ना सके, बैक्टीरिया ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ हो। थर्ड रीज़न ये होती है कि ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जो ड्रग होगी उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देंगे जैसे ही ड्रग वो अंदर जाएगी। और फोर्थ रीज़न ये हो सकती है कि ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हों बैक्टीरिया में, इनएट एंजाइम प्रेजेंट हो, यानी कि ठीक बाय बर्थ ही वो प्रेजेंट हों ऐसे एंजाइम्स जो ड्रग होगी उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक, तो वो अपना फंक्शन जो होगा उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अगर अभी बात की जाए एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एबिलिटी होती है वो बैक्टीरिया में आएगी। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया दो तरह से लेता है, एक है म्यूटेशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। म्यूटेशन में अब अगर म्यूटेशंस क्या होते हैं कि म्यूटेशन में जब कोई भी डीएनए है ना, उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, वो चेंज परमानेंट होगा, ठीक, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसको कहते होते हैं म्यूटेशन। ठीक, अब ये म्यूटेशन किस वजह से आती है कि या तो ये हो सकता है कोई न्यूक्लियोटाइड है उसकी अल्टरेशन हो गई हो, या उसका न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो गया हो, या ये होता है कि एडिशनली कोई न्यूक्लियोटाइड आ गया हो, उस वजह से म्यूटेशंस आते हैं। म्यूटेशंस की दो टाइप्स होती हैं नॉर्मली, एक होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरी होती है इंड्यूस म्यूटेशन। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है ना, ये नेचुरली आएगी हमारे पास, जैसे कोई भी अगर फिज़िकल एजेंट हो गया, जैसे हीट की वजह से हो गया या रेडिएशंस की वजह से हो गया। इसमें ये होता है कि जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है ना, उसकी जो रीअरेंजमेंट हो रही होती है वो सब सीक्वेंस होगी, मतलब उसमें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होगा, कोई बेस कहीं लगी हुई है, कोई बेस कहीं पे लगी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेस पेयरिंग होगी वो भी हमारे पास ठीक नहीं होगी। तो फिर जब बेस पेयरिंग ही ठीक नहीं हो रही तो ज़ाहिर सी बात है फिर म्यूटेशन आ गया, जो हमारे पास जो डीएनए बना वो ही हमारे पास डिफेक्टिव डीएनए बना। इफ़ वी टॉक अबाउट इंड्यूस म्यूटेशन, तो इनमें क्या होता है कि इसमें भी म्यूटेशन जो होती है वो जो चेंज आएगा वो फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से ही आएगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्पॉन्टेनियस थी ना, वो हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है, यानी कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो चेंज आएगा या नहीं आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में ही एरर आ जाता है। ठीक, और इंड्यूस में क्या होगा कि जो कोई भी फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट जो होगा उसकी वजह से आएगा। ठीक, ये नेचुरली होता है, ये नेचुरली नहीं होता। अब दूसरा जो तरीका है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया में जो होगी वो रेजिस्टेंस आएगी, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस आएगी, वो लेगा, वो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, उनके दरमियान रिकम्बिनेशन होगी। ठीक, यानी कि एक अगर बैक्टीरिया है तो उसमें से जो जीन होगी वो ट्रांसफ़र होगी दूसरे बैक्टीरिया में, और इसमें एक ये बेनिफिट होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के क्रॉस हो सकता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास आता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। उसमें नॉर्मली होता है कि वो जस्ट पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो होती हैं जीन्स वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और उसकी वजह से फिर इतनी जो रेजिस्टेंस होती है वो डेवलप नहीं होती। जो फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की टाइप, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें जो डीएनए है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा एक सेल से दूसरे सेल में, सही हो गया। और जो बैक्टीरिया इसको ले रहा होगा, दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इसमें फिर होंगे, एक रेसिपिएंट होता है और एक डोनर होगा। जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, उस डीएनए को अपने साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर लेगा और उसके बाद उसको अपने डीएनए का हिस्सा बना लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जब इसमें हम कोई भी जो जीन्स होंगे या जेनेटिक एलिमेंट होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, जिसको जो आमतौर पे जो वायरस ही होता है उसको यूज़ किया जाता है एज अ थर्ड पार्टी। और एग्जांपल अगर लें बैक्टीरियोफेजेस की, ठीक, तो बैक्टीरियोफेजेस जो से होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अब
ये वायरस होगा, ठीक, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस होते हैं, तो उनको यूज़ करेंगे बैक्टीरिया में न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद थर्ड टाइप है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की कंजुगेशन। कंजुगेशन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का। अब इसमें क्या होता है कि जो जीन्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। सही हो गया। अब प्लाज्मिड जो सा होगा उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा कि कंजुगेशन ब्रिज बनाएंगे दोनों सेल्स, डोनर भी रेसिपिएंट भी कंजुगेशन ब्रिज बनाएंगे वाया सेक पिलाए, जो जीन होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी डोनर से रेसिपिएंट में, ठीक। एक जो इसमें सेल होगा वो F पॉजिटिव होगा और जो दूसरा सेल होगा वो इसमें F नेगेटिव होगा। कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में स्टडी किया जाता है, उनको हम ट्रांसपोज़ोन्स कहते हैं, ठीक। ट्रांसपोज़ोन्स बेसिकली हमारे पास मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। मोबाइल का मतलब है कि ये मूव कर सकते होते हैं, ठीक, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या प्लाज्मिड के अंदर और बाहर ये आ जा सकते हैं। ट्रांसपोज़ोन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेप्लिकेटिव ट्रांसपोज़ोन और दूसरा होता है नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोज़ोन। रेप्लिकेटिव वाले में क्या होता है कि ये अपनी एक कॉपी जो है वो छोड़ता है ओरिजिनल साइट पे, ठीक। जब ये मूव कर रहा होता है तो जो ओरिजिनल इसकी साइट होगी जहाँ पे ये पहले से प्रेजेंट होगा वहाँ पे अपनी एक कॉपी छोड़ेगा। नॉन रेप्लिकेटिव में ये है कि जब इसने मूव करना होगा तो अपनी ये कॉपी ओरिजिनल साइट पे नहीं छोड़ेगा। जो अब ये ट्रांसपोजिशन का ओवरऑल प्रोसेस होता है इसमें दो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, एक एंजाइम है ट्रांसपोजेज और दूसरा है रिजॉल्वेज। ये कंजुगेशन की अगर हम जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको देखें तो उसमें दो सेल्स होंगे, डोनर सेल जो देगा अपना प्लाज्मिड और रेसिपिएंट सेल जो लेगा। अब देखें डोनर सेल में प्लाज्मिड है, रेसिपिएंट सेल में नहीं है। अब इस प्लाज्मिड ने ट्रांसफ़र होना है इस रेसिपिएंट सेल ने, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो कंजुगेशन पिलस बनेगा, यानी कि हम कहेंगे कंजुगेशन ब्रिज बनेगा जिसके अंदर से ये जो प्लाज्मिड है ये पास होके और रेसिपिएंट सेल में जाएगा, इधर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों सेल्स ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया है, ये F पॉजिटिव होगा, ये F नेगेटिव होगा क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ F पॉजिटिव। इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ F नेगेटिव। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्लाज्मिड के दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो जो एक स्ट्रैंड होगा वो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा रेसिपिएंट के पास। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट था उसने भी अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया है टू बिकम F पॉजिटिव सेल, और जो इधर डोनर था उसने भी अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया है अपना जो प्लाज्मिड था उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो अभी देखें कि कैसे इसमें से एक सेल था जिसके पास प्लाज्मिड था तो दूसरा था उसके पास नहीं था, तो कंजुगेशन ब्रिज और सेक पिलाए के थ्रू दोनों सेल्स में क्या हो गया है, प्लाज्मिड आ गया है। इसी तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी जो सी होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में।